Hello, all. I welcome you all to the Nabar Grade A Success Story series. Today we have Mr. Sanket with us, who have cleared Nabar Grade A examination this year. तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको लगता है कि हमने बहुत अटेम्प्ट दे दिए या हमारा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर नहीं है, हम एग्रीकल्चर कैसे पढ़ें, या फिर जिनको भी ऐसे लगता है कि यार इंटरव्यू हो गया या इंटरव्यू में रह गया, वेट लिस्ट में रह गया, अब मैं दोबारा कैसे स्टार्ट करूं और कैसे पुरानी लर्निंग्स को लेके दोबारा स्टार्ट करूं। तो ऑल दोज एस्पिरेंट्स, अगर आप उनमें से एक हैं और आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सेशन देख रहे हो, तो आपके लिए ये सेशन काफी मोटिवेटिंग रहने वाला है। क्योंकि अगर मैं मिस्टर सांकेत की बात करूं तो उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। उनकी प्रिपरेशन जर्नी काफी पहले स्टार्ट हो चुकी थी। उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, देन ही शिफ्टेड फॉर द रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन। उन्होंने सेबी के मेंस लिखे हैं और ये उनका तीसरा नाबार्ड का इंटरव्यू था। तो यू कैन सी कि वो इंटरव्यू तक तीसरी बार गए हैं। तो वो ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है, एक एक्सेप्ट करना कि हाँ आपका किसी पर्टिकुलर ईयर में नहीं हुआ है, हाँ आपसे थोड़ी बहुत क्या मिस्टेक हुई है, और फिर वापस से उस चीज को लर्न करना एंड देन दोबारा से प्रिपरेशन करना। सो दैट इज क्वाइट मोटिवेटिंग आई फील अबाउट मिस्टर सांकेत स्टोरी। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी इन द सेशन, लिसन व्हाट स्ट्रैटेजी ही वांटेड टू शेयर, ताकि अगर आप उनमें से एक हो तो आप इस स्ट्रैटेजी को अपने प्रिपरेशन जर्नी में अडॉप्ट कर सको और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। सो आई एम गोइंग टू आस्क उन्होंने कैसे रीस्टार्ट किया, उन्होंने कैसे लर्निंग ली एंड एवरीथिंग। सो मिस्टर सांकेत, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द सिलेक्शन। Thank you so much, ma'am, and I'm very happy to be here on EduTab's platform and to talk to all the other aspirants. I'm very happy there. थैंक यू सो मच सांकेत। सो सांकेत, सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि आपका तीसरा जी इंटरव्यू था और काफी बच्चे एक अटेम्प्ट या दो अटेम्प्ट या फिर उनका वेट लिस्ट में नाम रहता है या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है, तो बहुत ही डिसहार्टन्ड हो जाते हैं, काफी जी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इस टाइम पे भी काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका किसी कारणवश रह गया होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना। तो आपने जी अपने आप को कैसे मोटिवेट किया और आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? अ, मैम, सबसे पहले तो चूंकि अगर आप मेंस या इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं या फिर आप कोई भी एक स्टेज एग्जाम का क्लियर कर रहे हैं, दैट इन इटसेल्फ मीन्स दैट यू आर अ गुड कैंडिडेट एंड उसी वजह से आप वहां तक गए हैं। एंड चूंकि अगर आप इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट 60 और स्टूडेंट्स हैं, तो इंडिया में जितने भी बच्चे ये एग्जाम दे रहे हैं तो यू आर इन टॉप 60 स्टूडेंट्स। तो एनी हाउ यू डोंट हैव टू लाइक, मतलब आप अपने आप को किसी भी तरह से आपको कम समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ स्मॉल आयरन आउट करने की चीजें होंगी, दैट वी नीड टू वर्क अपॉन। सो अगर वो है तो इतना क्लैरिटी जरूर आपके पास होना चाहिए एंड यू ऑल्सो नो द काइंड ऑफ एफर्ट दैट यू हैव पुट इन। और जब मार्क्स भी आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है यार, ऑलमोस्ट सेम है, बस इन चीज़ों पे मुझे थोड़ा सा काम करना है। तो इससे बड़ा आपको क्लैरिटी मिलेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैम, आई वुड लाइक टू ऐड कि जनरली ऑल्सो यू शुड हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट टू बी अ ह्यूमन बीइंग, टू बी एबल टू पार्टिसिपेट समवेयर। आई मीन, जैसे विवेकानंद भी कहते हैं कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, जस्ट द रिक्वायरमेंट इज हाउ यू मैनिफेस्ट एंड व्हेन यू मैनिफेस्ट दैट डिवाइनिटी। तो अगर इतना आपका क्लैरिटी है और आपको पता है आपके एग्जाम में कहाँ कमियां रह गई, आपको पता है आपने शिद्दत से इनपुट डाला था और कुछ ही जगह पे जहाँ पे आपको काम करना है, देन आई थिंक इट्स ऑल गुड टू गो एंड ऑलरेडी यू आर इन टॉप 60 स्टूडेंट्स दैट आर देयर। तो आई थिंक मुझे लगता है इट शुड बी हेल्पिंग ऑल द अदर। वेरी वेल सेट सांकेत, कि अगर आपका मेंस में जा पा रहे हो, आप इंटरव्यू पे जा पा रहे हो, तो ऑलरेडी आप उन फ्यू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में हो जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। जी जी तो दैट्स द थिंग दैट यू शुड टेक इट फ्रॉम हियर, कि लाइक आपको मोटिवेटेड रहना है। ऐसा नहीं है, अगर आप वहां तक जा सकते हो तो बस बिल्कुल। थोड़ा सा और पुश की जरूरत है। जी जी ओके। सो सांकेत, आपका आपने बताया था कि आप वर्किंग एस्पिरेंट भी रहे हैं, लाइक आपका जो लास्ट ईयर था जिसमें आपका भी सिलेक्शन भी हुआ है, तो आप बैंक जी में भी जॉब कर रहे थे। तो काफी जी सारे वर्किंग एस्पिरेंट्स भी रहते हैं जिनको ऐसा लगता जी है कि बैंक की जॉब स्पेसिफिकली, जहाँ पे वर्क प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा रहता है, वर्कलोड भी ज्यादा रहता है, जी उसके साथ जी साथ टाइम मैनेज नहीं होता है। तो लाइक जी। आपका क्या टेक है इसमें और आपने कैसे अपना टाइम मैनेज किया? मैम, मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट वाला थोड़ा सा मतलब है, यानी हाउ इट इज़ अ फैक्टर बिकॉज वो ऑफिस से आते हैं, कम समय मिलता है। बट लेकिन ये जो एक फियर रहता है कि द अदर एस्पिरेंट्स आर वर्किंग मे बी 6 आवर्स अ डे, 8 आवर्स अ डे और मे बी मोर देन दैट, बट आई एम जस्ट पुटिंग इन सम 4 आवर्स, मे बी रात को 2 घंटे, सुबह 2 घंटे, या फिर कभी स्ट्रेच आउट कर लिया तो कुछ और। तो ये रहता है, लेकिन आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ ए मेंटल थिंग कि हमें लग रहा है यार हम नहीं कर रहे हैं उतना, वो कर रहे हैं। बट अगर आपको पता है कि एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम की नीड क्या है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं, आपको पता है कि कितना एफर्ट डालना है और मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है कि इतने इतने घंटे में मुझे ये चीज़ कवर करनी है, अगर आप वैसे भी वो अचीव कर रहे हो अपने काम के साथ,
तो मतलब वो आपको एडेड एडवांटेज ही देगा। और एक और एडवांटेज भी हो सकता है कि एडवांटेज इसलिए आप देख सकते हैं अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं, तो चूंकि आपके पास कम समय है, विल नॉट रन अराउंड मल्टीपल सोर्सेस और ये और वो, जो कि कभी कभी बैकफायर भी करता है अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है। तो आई थिंक थोड़ा प्रिस्टेशन और थोड़ा क्लैरिटी भी देता है आपके इसको। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी हो सकता है कि आपने 1.5 घंटे पढ़ाई की है, सुबह कुछ और हो गया, लेकिन वो छोड़ना नहीं है। भले ही एक 1.5 घंटा करके भी मैंने 4 दिन निकाल लिए, लेकिन वो 1.5 घंटा भी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको वो लूप में रखेगा, पॉजिटिव मोमेंटम में रखेगा। आई थिंक एक ये दोनों बातें अगर हम ध्यान रख के चलेंगे तो आई थिंक इट बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट। हाँ, लाइक अगर हम कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें प्लस, जी। और आपने सही चीज बोली कि ठीक है, बहुत सारे आई वुड से ड्रॉबैक्स हैं एज अ वर्किंग एस्पिरेंट, बट हाँ बेनिफिट्स भी हैं कि लाइक आप काफी फोकस्ड भी हो, क्योंकि देखो आप वर्किंग एस्पिरेंट हो तो ये भी होता है कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आप फोकस्ड भी रहते हो, आप बहुत ही मल्टीपल सोर्सेज के पीछे नहीं जाओगे, आप बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज आप कवर करोगे और अच्छे से भी कवर करोगे। सो यस मैम। यस, जितने भी वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं उनको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ ठीक है, नेगेटिव चीजें हैं बट हम पॉजिटिव चीजों को देखें और अपना एक टाइमली स्केड्यूल बना के उसको अच्छे कंसिस्टेंटली फॉलो करें, देन वी कैन अचीव द सेम, राइट? Yes, ma'am. ओके। सो And if I can just add a point here, ma'am, like श्योर। even when you are going to the interview, I think it will also go down well with the interview panel. कि you were a working aspirant, you had less time, but you still have put in that हम्म। effort to come till here. So I think that positively भी वो देखा जाएगा। तो हम्म। इसीलिए भी I don't think working aspirants need to like they should be like considering themselves at par with every other preparing aspirant. ट्रू ट्रू। नाउ कमिंग टू संकेत की लाइक प्रिपरेशन कैसे करनी है ना? तो जी आपने मैम। मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो आई फील आपके पास काफी लर्निंग होंगी बच्चों को शेयर करने के लिए, क्योंकि जी मैम। आपने कंसिस्टेंटली लर्न किया अपने प्रीवियस अटेम्प्ट से और फिर अच्छे से अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन की है। तो सबसे पहले हम फेज वन की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। आपने फेज वन को कैसे अच्छे से प्रिपेयर किया? तो सबसे पहले जैसे हमारे पास नॉन मेरिट सेक्शन, मेरिट सेक्शन होता है, तो नॉन मेरिट सेक्शन में हमारा आता है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए आपने क्या सोर्सेज फॉलो किया और कैसे आपने इसकी प्रिपरेशन की? मैम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए अगर कोई नया बच्चा अगर फ्रॉम स्क्रैच शुरू कर रहा है तो वो कुछ बेसिक्स कवर करे। मैं आई थिंक उसके लिए तो यूट्यूब पे भी बहुत सारा मटेरियल है, इवन एडू टैब के भी, और जो मतलब जो बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं वहाँ से वो कर सकता है। उसके बाद आई थिंक ये बड़ा क्लैरिटी होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे टाइम इज अ फैक्टर थोड़ा सा, मतलब नॉट बिकॉज इन क्वांट एंड रीजनिंग बट ओवरऑल जो 8 पेपर्स हैं वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है। इट इज ऑन यू, हाउ डू यू मैनेज दैट टाइम। तो वो एक फैक्टर है, इसलिए आपको क्वांट और रीजनिंग में स्पेशली ये देखना जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन आप चुनेंगे, कौन से क्वेश्चन आप छोड़ेंगे। कुछ बहुत आसान क्वेश्चन भी होंगे जिनको आप जल्दी से करके निकल सकते हैं अगले सेक्शन में, पर अगर आप किसी हार्ड क्वेश्चन को लेके बैठेंगे देन यू कैन नो गेट योर सेल्फ इनटू दैट काइंड ऑफ अ लूप। तो वो नहीं करना है। और मैम क्वांट रीजनिंग के अलावा मुझे लगता है कि इवन कंप्यूटर और जो हमारा डिसीजन मेकिंग है, नॉन मेरिट सेक्शंस हैं, उसमें भी कभी कभी बड़े बच्चे थोड़ा, हम लोग कभी कभी एस्पिरेंट्स को लगता है कि यार ये तो बड़ा आसान चीज़ है, हम लोग बड़ा लाइटली ले लेते हैं। लेकिन इट डज कॉस्ट सम टाइम कि बाद में लगता है कि नहीं यार ये डिसीजन मेकिंग ही नहीं पता चल रहा है, बाकी पेपर सारा ये ऐसा है, ये सब अच्छा गया है। तो आप एक सोर्स पकड़िए, एक चीज़ों को सोर्स को पकड़ के उसको मल्टीपल बार रिवाइज कीजिए, दैट विल होल्ड यू इन अ गुड स्टेड विथ रेस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर। एंड डिसीजन मेकिंग के लिए मैम आई वुड लाइक टू रेफर कि जैसे एक जलज सर का एक वीडियो था एडोटैप का, जो पुराना वीडियो था, नया वीडियो भी था, बट आई वुड पर्सनली रेफर पुराना वीडियो जो पूरा मतलब मैराथन वीडियो था, जहाँ पे ऑलमोस्ट 3 1 घंटे सर ने पढ़ाए हैं। वहाँ पे बेसिक्स भी कवर किए हैं एंड ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है। एंड सेम गोज फॉर कंप्यूटर ऑल्सो, उसके लिए भी सिमिलर एक वीडियो है। वहाँ पे वो सारी चीज़ें बताते हैं कि क्या बेसिक्स से लेकर वो बीच बीच में रुक के डिस्कस भी करते हैं। तो आई हैड माई सेल्फ रेफर्ड दैट ओल्ड वीडियोस मल्टीपल टाइम्स, और ये दोनों बार ही मैंने किया है, इस बार और लास्ट बार में। और इन दोनों सब्जेक्ट के लिए दैट हैज़ बीन अ कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स फॉर मी। उसके अलावा आप टेस्ट देते रहिए जहाँ भी आपको मिलता है, तो आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ। ओके। संकेत, जैसे कि कोई बिगनर है, वो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए जब प्रिपरेशन करता है तो यूजुअली उनकी मेंटालिटी ये रहती है कि बैंकिंग लाइक पैटर्न है, मुझे टॉपिक्स वही कवर करने हैं। तो क्या सारे टॉपिक्स करके जाना इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स को अच्छे से अगर कर लेते हो तो दैट विल सफाइस? मुझे लगता है स्पेशली नबार्ड में जैसा वो सिनेरियो बनता है, जैसे वो लोग पूछते हैं, देर इज नो नीड कि आपको सारे टॉपिक्स टच करने हैं। एटलीस्ट आप चार या कुछ एक सब्जेक्ट्स अपने मतलब जो भी अपने टॉपिक्स हैं अपना अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से मार्क आउट कर लीजिए कि ये मेरे स्ट्रेंथ्स है। इनमें नो मैटर लाइक बहुत ज़्यादा मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं रहता है फेज वन में। तो जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे इफ आई विल बी एबल टू डू दैट, उस तरह की तैयारी रखिए कुछ 3 4 टॉपिक्स में।
उसके अलावा यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन पिकिंग द क्वेश्चंस, कि मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लूंगा या सीरीज के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लूंगा। तो इतना भी आपका अच्छा है, आपका होल्ड है कि मुझे कौन से क्वेश्चन चुनने हैं, कौन से छोड़ने हैं। आई थिंक उसके साथ अगर आप कुछ ही सब्जेक्ट्स पे भी मतलब कुछ ही टॉपिक्स पे मास्टरी है, तो आपकी विल बी सेलिंग थ्रू वेरी वेल इन दिस एग्जाम। और सांकेत, अगर कंप्यूटर की बात करी जाए तो लाइक कंप्यूटर, जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए शायद जी इतना जी डिफिकल्ट नहीं जी। होगा, बट फिर भी अगर कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है तो कंप्यूटर को कैसे कवर कर सकते हैं? हम कंप्यूटर में भी जैसे आप एक सोर्स पकड़ लीजिए, नो मैटर व्हाट सोर्स, कौन से इंस्टीट्यूशन का है, किसी का भी है, एडुटैप का भी मैंने मटेरियल देखा, वहाँ पे वीडियोस भी हैं, वीडियोस के साथ नोट्स भी हैं। तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसे वीडियोस में भी, जैसे आपने कहा कि कोई बहुत नया बच्चा है, उसको बेसिक से थोड़ी चीज़ें जाननी है, देन ही कैन गो दिस रूट, कि वो वीडियोस भी पहले देख रहा है, या तो उससे खुद के नोट्स बना रहा है, या फिर जो रेडीमेड नोट्स हैं उनको रेफर कर रहा है। ही कैन टेक दैट रूट, ताकि उसको लगे कि स्पेस आउट टाइम में मैंने अच्छे से चीज़ों को समझा है। उसके बाद ना हम वो लगातार हर जगह पे जहाँ पे उसको टेस्ट मिल रहे हैं वो एमसीक्यू सॉल्व करते जाए, और वहाँ पे भी कुछ गलतियाँ कर रहा है या फिर जो भी वो नोट भी करेगा, तो रिवाइज करने में भी उसको मदद मिलेगा। तो इवन जैसे मतलब हर हर जगह पे जहाँ भी वो मतलब टेस्ट दे रहा है, ही कैन गो फॉर दैट। तो ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रहेगा। बट अदरवाइज आपको लग रहा है कि थोड़े बहुत हमें पता है, बस हमको थोड़ा ब्रश अप करना है, तो यू कैन जस्ट टेक अ सोर्स, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, दैट शुड बी गुड टू गो। ओके, सो मतलब अगर कोई बिगिनर है तो वो सोर्सेस पकड़ के एक शॉर्ट नोट्स बना के उन्हीं नोट्स को रिवाइज कर लेगा, तो उसके लिए काफी जी जी सफिशिएंट जी रहेगा कंप्यूटर का। और डिसीजन मेकिंग के लिए आपने बता दिया है कि एक वीडियो है जलसर की, मैराथन वीडियो, वो वीडियो करके चले जाएंगे, तो काफी लोगों ने वैसे आपसे पहले भी वो उस वीडियो का मेंशन किया है कि वो सफिशिएंट रहती है डिसीजन जी जी डिसीजन मेकिंग के लिए। जी और जी यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि लाइक हाँ, जैसे आपने बोला कि हम डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं। और जी एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है व्हेन आई वाज टॉकिंग टू अ अदर एस्पिरेंट, तो उनका उस साल सब कुछ क्लियर था, बस डिसीजन मेकिंग में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं थी, तो उनका रह गया था। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपको नॉन मेरिट सेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, बट ये भी लेके नहीं चलना है कि हाँ आप उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको हर चीज़ को ही अच्छे से पढ़ना है। स्ट्रैटेजी बनाओ कि लाइक आपकी जितने भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए नॉन मेरिट सेक्शन की, आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, ताकि और मेरिट सेक्शन का जो ओवरऑल कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। तो ये जी। आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए नॉन मेरिट सेक्शन के लिए। बिल्कुल मैम। ओके, तो अगर हम अब मेरिट सेक्शन में आते हैं, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है, और वहीं से ही आप मेंस के लिए जाते हो कि वहां पे जितने नंबर आएंगे वही आपका अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा मेंस के लिए। तो सबसे पहले तो आपका जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है सांकेत, तो काफी जी मैम। सारे बच्चे मतलब हमारे पास आते हैं, कॉल करते हैं कि मैम हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, हमने आरडी कभी नहीं पढ़ा है, एग्रीकल्चर बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो आपको क्या लगता है, सच में क्या एग्रीकल्चर आपको इतना कोर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, या फिर जस्ट बेसिक कंसेप्ट सफिशिएंट होते हैं, और डुएबल है या नहीं? मैम मुझे लगता है देयर आर टू बिग एस्पेक्ट्स टू दिस। फर्स्टली द मेंटल एस्पेक्ट, जहाँ पे हमें लगता है कि यार ये नया सब्जेक्ट है, हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है और ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, वही हमारे दिमाग में आई थिंक इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ रकक्स, और उस हवे में ही हम लोग रह जाते हैं कि हमें फिर हम लोग देखते भी नहीं कि यार उतना भी कुछ ज़्यादा नहीं है इस सब्जेक्ट में। एक तो ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी है, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन जिसने भी मतलब तीन चार चार बार ही इंटरव्यू दिया आई थिंक उसने, एंड ही इज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। जब मैं उन लोगों से भी बात करता हूँ, यार तुम लोग को तो बड़ा एडवांटेज रहता होगा कि तुम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बट वो लोग भी कहते हैं कि नहीं यार, हम लोग भी सब भूल जाते हैं, हमको भी थोड़ा बेसिक से सब चीज़ देखना ही पड़ता है। तो मतलब पहली बात तो ये है कि मेंटली आप बड़ा क्लियर कर लो कि एवरीबडी इज ऑलमोस्ट स्टैंडिंग एट इक्वल फुटिंग। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जब वो लोग वो पुरानी चीज़ें पढ़ते होंगे तो बहुत सारा मेमोरी में रिफ्रेश हो जाता होगा, लेकिन उसके अलावा मैम, जो नए बच्चे हैं जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, दे शुड स्टार्ट ऑफ विद बेसिक्स। कुछ कंसेप्ट को आप समझिए, थोड़ा सा उसको समय वहाँ पे दीजिए, क्योंकि कुछ मेंस में कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आते हैं। तो वो वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आप, वो फ्रिक्शनल वाला फेज हो सकता है जहाँ पे आप थोड़ा स्लोली स्लोली ऑपरेट करेंगे, लेकिन वो चीज़ अगर आप कर ले रहे हैं, उसके बाद तो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझना है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, याद करना है, और चीज़ों को लिमिटेड रख के रिवाइज कीजिए। और ज़्यादा मेंटल कोई ये मतलब अपने आप पे बर्डन मत लीजिए कि मैंने नहीं पढ़ा है, मेरे लिए बहुत नई चीज़ है। धीरे धीरे भी आप थोड़ा समय स्पेंड करेंगे, हो सकता है कि नॉर्मल बच्चा कोई एग्रीकल्चर वाला 2 महीने स्पेंड कर रहा है, तो हो सकता है आपको 3-4 महीने स्पेंड करना पड़े, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज अगर आप इतना करेंगे और बेसिक सोर्सेज पे स्टिक करेंगे, तो इट विल नॉट बी मच ऑफ अ थिंग। ओके, सो सांकेत, आपने कौन से सोर्सेज रेफर किए थे एआरडी कवर करने के लिए? मैम एआरडी के लिए जैसे मैंने, चूंकि ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था, तो सबसे पहली बार मैंने एडुटैप की भी सारे वीडियोस रेफर किए थे और उनसे नोट्स भी बनाए थे। बट दिस टाइम अराउंड जैसे क्लैरिटी फॉर श्योर का भी जो मैंने नोट्स वगैरह वो भी रेफर किया था, और वो भी मैंने अच्छे से रिवाइज किया था। तो आई थिंक इन दोनों का मेरे पास कंपाइलेशन अच्छा था, तो आई डिड रिवाइज दैट थिंग।
बट आई वुड स्टिल से टू स्टूडेंट्स कि आप जो मर्जी इंस्टीट्यूट हो, आप एक पे स्टिक ऑन कीजिए, एंड टू एंड उसको कवर कीजिए, उस पर मल्टीपल रिविजन कीजिए, दैट विल हेल्प यू मोर। अल्टीमेटली वही है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी अच्छी बिल्कुल कमांड बनेगी सब्जेक्ट में, स्पेशली अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल मैम, एमसीक्यूज दे के भी वो काफी मदद होता है। हम्म। तो अब आते हैं हम ईएसआई पे। तो ईएसआई भी काफी लोग बच्चे डर जाते हैं कि ईएसआई को देख के, क्योंकि ईएसआई में स्टैटिक कुछ नहीं आता है, सब करंट अफेयर बेस आता है। तो जी सबसे पहले तो ईएसआई जो करंट अफेयर है, अगर हम उसका सेग्रीगेशन करें स्कीम्स, रिपोर्ट्स और आपका जनरल ईएसआई करंट अफेयर, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही इन सारे सेक्शन को कवर करने की? मैम, ईएसआई पे आने से पहले एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। जैसे चूंकि 8 चीज़ें हैं हम लोग प्रीलिम्स में दे रहे हैं, और चूंकि बाद में हम लोग नॉन मेरिट को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 40 40 और 20 क्वेश्चन है जीए में और इसमें ईएसआई आरडी में। तो कभी कभी ये ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग सकता है, और चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप तुरंत अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो तुरंत स्किप करो, आगे बढ़ो, तो पता है तो तुरंत टिक करो, आगे बढ़ो। कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा कि आप क्वेश्चन पे रुक के सोच के बहुत ज़्यादा कुछ ये कर रहे हैं। ये टाइम बहुत टिक ऑफ करते रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 100 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। हम्म। अगर हम लोग कुछ डिवाइड डिवाइड करके हम लोग मैथ भी करना चाहें, तो आपको बहुत ज़्यादा सेकंड्स नहीं मिल रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो एक वो चीज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस करते वक्त, फुल लेंथ मॉक देते वक्त आपको इस चीज़ पे बड़ा ध्यान देना होगा कि आई एम नॉट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम ऑन एनी क्वेश्चन। और कहीं पे कुछ हो भी जा रहा है तो तुरंत तुरंत आगे बढ़ते जाओ। कोई नहीं भी आ रहा है तो कभी एआरडी पे हमें लगता है कि यार ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा तो शायद वो 10 ही होंगे वैसे कुल मिला के, लेकिन हम्म। आपको कहीं पे रुकना नहीं है। यू नीड टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन मूविंग पेपर में। तो ये एक बात थी मैम। कमिंग टू ईएसआई, मैम ईएसआई में मुझे लगता है वो स्कीम्स हो, चाहे मतलब कुछ और हो, कि कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कोई करंट अफेयर्स के स्कीम्स के अलावा वाले क्वेश्चंस हैं, इन सारों को इतने ज़्यादा ब्रांच आउट करके हमको अपने आप को बर्डन नहीं करना है। जो स्टिक टू 4 5 महीने का पीआईबी, और उतने में आप रिवाइज कीजिए। अगर उसके उस पर पकड़ आपकी अच्छी है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्लैगशिप स्कीम्स पे भी अच्छी है, और जो नए स्कीम्स पीआईबी में आ रहे हैं वो भी आपने 3 3 4 4 बार रिवाइज किया हुआ है, तो इसके बाहर वो ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और आएगा भी तो इट विल बी इक्वली डिफिकल्ट फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो वो फिर कट ऑफ भी कम जाएगा, यू नॉट बी स्टैंडिंग एट अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन। सो यू बैक योर सेल्फ, यू बैक योर सोर्सेस, और उसको रिवाइज अच्छे से कीजिए। तो आई थिंक इतने में से ही जो भी मर्जी से सवाल हो, उतने में से ही ब्रांच, मतलब इतने में से ही निकल जाएगा वो। ओके। सांकेत, जैसे आपने पीआईबी का मेंशन किया प्लस फ्लैगशिप स्कीम्स का मेंशन किया, क्योंकि स्कीम्स का थोड़ा मेजर पोर्शन रहता है यहाँ पे, तो स्कीम्स जी पे मैम। अगर आप थोड़ा सा इलाबोरेट कर सको कि आपने कैसे नोट्स बनाए, लाइक आपने फ्लैगशिप स्कीम पढ़ी थी या फिर आपने वही स्कीम्स पढ़ी थी जो न्यूज़ में थी, किस तरीके से आपने स्कीम वाला पोर्शन को टैकल किया? मैम, इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा सा शुरुआत पहले कर ले रहे हैं, आपके पास थोड़ा सफिशिएंट टाइम है, तो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज ऑफ गोइंग, मतलब जो वाइज मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स आप कर सकते हैं, उसमें भी जो टॉप प्रायोरिटी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, सोशल जस्टिस है, कुछ कुछ टॉप 4 5 ये स्कीम्स की जो मिनिस्ट्रीज हैं, आप इनको गो थ्रू कर लीजिए, जो भी है मतलब मिनिस्ट्री वाइज गो थ्रू कर लीजिए, और उनके थोड़े नोट्स बना लीजिए। इसके बाद जब आप पीआईबी पे आते हैं तो काफ़ी स्मूथ आउट हो जाएगा आपके लिए प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी, आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। दिस इज़ वन वे। लेकिन इतना टाइम नहीं है, आप थोड़ा सा देर कूद रहे हैं प्रिपरेशन में। इवन इन दैट केस आई थिंक यू कैन स्टिक टू जो 4 5 महीने का है। और बेसिक फ्लैगशिप स्कीम्स के लिए भी मिनिस्ट्री वाइज जो है अलग अलग आपको कंपाइलेशंस मिल जाएंगी इंस्टीट्यूट्स की, जैसे एडोटैप का भी वो रहता है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम है तो खुद से आप वो एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको इट विल मेक यू फील कंफर्टेबल। अगर वो नहीं है देन यू विल हैव टू गो बैक बेसिक पीआईबी, एंड थोड़ा सा कंपाइलेशन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके। सांकेत, इसके बाद आते हैं कि अब और जो चीजें होती है लाइक इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट या कोई और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स। तो एक तो पीआईबी हो गया, स्कीम्स फ्लैगशिप स्कीम्स हो गई, कोई अपडेट है स्कीम से रिगार्डिंग वो हमने देखनी है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो एक एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को देखनी है ईएसआई करंट अफेयर से रिलेटेड? मैम, ये तो रहता है जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और कुछ नबार्ड की ही कुछ रिपोर्ट्स हो गई, जैसे नाफिस रिपोर्ट हो गई। ये कुछ कुछ चीज़ें एटलीस्ट ये नबार्ड की खुद के रिपोर्ट्स ऑफ लेट का जो ट्रेंड रहा है नबार्ड का, वो चीज़ें थोड़ी पूछ रहे हैं। जैसे एनुअल रिपोर्ट के भी कुछ कुछ चीज़ें मेंस में कभी कभी पूछ ले रहे हैं। तो इन चीज़ों को, एनुअल रिपोर्ट को आपको बहुत ज़्यादा भी मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा कंपाइलेशन वगैरह पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर लाइन डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से वो लोग पूछते हैं, तो इन चीज़ों को कवर करना इंपॉर्टेंट है। और इन चीज़ों में भी किस डेप्थ तक कवर करना है, कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, तो वो लोग पूछेंगे कि इस साल का प्रोजेक्शन क्या है जीडीपी ग्रोथ का, और इस साल कौन से नंबर है, इस मिनिस्ट्री को कितना एलोकेशन है, इस स्कीम का कितना एलोकेशन है, तो ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं। तो यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आल्सो बिफोर जंपिंग ऑन टू दीज डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बल्कि हो सकते हैं। या फिर आप
किसी भी टीचर पे या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट पे रिलाई कीजिए, उनका मटेरियल थोड़ा क्यूरेटेड ही होगा कि इन चीज़ों पे ही फोकस करेगा। सो बोथ द वे इट विल हेल्प यू। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए बिफोर यू जंप ऑन टू दीज डॉक्यूमेंट्स। सो बेसिकली वही, अगर आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है और आपको पता, आपको सेग्रीगेट करके पढ़ना है, क्योंकि अगर हम करंट अफेयर को एज सच देखें तो बहुत सारी चीजें, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कि बिल्कुल। कैसे इतना सब कुछ पढ़ना है, राइट? तो वो हम्म। सेग्रीगेशन आने के लिए आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हम्म। पीवाई क्यू एनालिसिस अच्छे से किया है तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि आपको क्या फिल्टर आउट करना है, क्या मोस्ट जी। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो करनी ही करनी है, या फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आप स्किप कर सकते हो या बाद में भी कवर कर सकते हो। जी मैम। तो ये रही ये सही करंट अफेयर की बात। अब ऐसे ही हमारा एआरडी का करंट अफेयर भी होता है, भले उसका वेटेज थोड़ा कम होता है, बट हम्म। एग्रीकल्चर का भी करंट अफेयर है। तो उसके लिए भी क्या सिर्फ पीआईबी पे ही रिलाई करें? 2-3 महीने का अगर हम पीआईबी कर लेते हैं तो क्या उससे सफिशिएंट रहता है? तो मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट रहेगा, बस बशर्ते कि आपने अच्छे से यू हैव डन इट लाइक विद सम कमांड। ऐसे नहीं कि एक बार ही देखा हमने, ऐसे नहीं किया, हम्म। आपने अच्छे से देखा है और इस एंगल से भी देखा है कि एआरडी का ये करंट अफेयर है, ये इस मिनिस्ट्री का स्कीम है। बस उतने पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली उसे देखना है, अदरवाइज दैट सोर्स विल बी सफिशिएंट। और एक और चीज़ मैम, मुझे लगता है कि जो सिलेबस भी है हमारा, जो एआरडी का भी सिलेबस है, उसको भी आप अच्छे से गो थ्रू करोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे कीवर्ड्स और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो न्यूज़ में कभी वो चीज़ आ रहा है तो आपके दिमाग में पॉइंट आउट करना चाहिए कि हाँ यार, यहाँ पे मतलब फूड स्टोरेज के बारे में कहीं पे चीज़ आ रही है, तो ये किस तरह से स्टोरेज हो रहा है, कौन सी चीज़ में रखी हुई है। मतलब ये सारी चीज़ें जब आप सिलेबस से बार बार गो थ्रू करोगे तो आपका माइंड अपने आप आपको पॉइंटर्स देने लगेगा कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। इवन जैसे स्कीम्स के लिए भी और करंट अफेयर्स के लिए भी, अगर आपने सिलेबस को भी अच्छे से देखा हुआ है, जैसे एक एग्जांपल में अगर मैं दूं, तो एक बार ही मेंस में, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर मेंस में ये आया था कि नॉर्थ ईस्टर्न मिनिस्ट्री, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक स्कीम था। तो वो सिलेबस बड़ा ही क्लियरली स्पेल आउट करता है कि दिस दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस। तो अगर आपने वो चीज़ देखा है तो योर माइंड विल डायरेक्टली रिलेट कि हाँ ये करंट अफेयर्स में भी है, सिलेबस भी मेंशन कर रहा है, तो योर माइंड विल ट्राई एंड मैरी दैट एंड ट्राई टू सी दैट इन दैट एस्पेक्ट। तो मतलब मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर सिलेबस, मॉक टेस्ट, इस सर्कल में आप बड़ा स्ट्रांगली आपका होल्ड है। उसके बाद आप सोर्सेस को बड़ा ही क्लियरली आपने सेग्रीगेट किया हुआ है, तो यू विल बी वेरी गुड टू गो। ओके। एंड सांकेत, व्हाट अबाउट जीए? जीए भी रहता है 20 नंबर का, और शायद 2024 में ऐसा भी हुआ है कि फाइनेंस से रिलेटेड काफी क्वेश्चन जी पूछ जी लिए गए जी थे, बहुत ही जी। आउट ऑफ बॉक्स जीए था। तो काफी बच्चे डरते हैं जीए से कि लाइक क्या कवर करना है, क्या नहीं करना है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है। तो आपने कैसे जीए वाला पोर्शन हैंडल किया, और आपका क्या सजेशन है कि फ्यूचर एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को किस तरीके से इस पोर्शन को टैकल करना है? मैम मुझे खुद भी याद है वो वाला 24 का पेपर, जब काफ़ी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आया था और वो ऑलमोस्ट कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा कम गया था। मैम मुझे लगता है लेकिन उस पेपर में भी हम लोग ध्यान से देखें तो इफ़ यूड हैव, अगर पुराने वाले कन्वेंशन से भी आप जा रहे हो कि मैंने सिर्फ एक कंपाइलेशन पढ़ा है जीए में जहाँ पे स्पोर्ट्स है, न्यूज़ है और ये सारी चीज़ें हैं, और उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी, जैसे कि वो T+1 सेटलमेंट का कुछ कुछ चीज़ें आया था, हम्म। तो वो तो उन मैगजीन्स में भी कवर होता है। और उस मैगजीन को भी आपने बड़े शिद्दत से कवर किया था और एग्जाम में आपने पैनिक नहीं हुए हैं, आपने अपना काम लूज नहीं किया है, तो भी चार पांच क्वेश्चन तो ऐसे थे जो उन्हीं पुराने सोर्सेज से भी आप वो सॉल्व कर सकते थे। उन पेपर में एटलीस्ट यू शुड बी काम इनफ, और आपको पता चलना चाहिए कि बहुत अलग आया है पेपर, सबके लिए इक्वली मुश्किल होगा, और जो चीज़ें पता है उन पे बिल्कुल गलती मत करो, और उसमें अननेसेसरली इस बात से डरो मत कि मैं तीन ही चार ही क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ तो मतलब मुझे नहीं जबरदस्ती और तीन चार क्वेश्चन करना है, ये मत करो, फिर वो नेगेटिव इनवाइट करेगा। अगर पेपर बहुत अलग आ रहा है तो सबके लिए मुश्किल होगा। ऐसे पेपर में आपका माइंड क्लियरली आपको सजेस्ट करना चाहिए कि नहीं, चार क्वेश्चन पांच क्वेश्चन भी अगर मैं सही कर रहा हूँ इसमें, दैट शुड बी गुड टू गो। लेकिन इसके अलावा चूंकि थोड़ा सा नेचर जीए का बदल रहा है, तो फाइनेंस इन न्यूज़ या ऐसी सारी जो भी चीज़ें हैं उस पर भी आप थोड़ा ग्लांस करते रहिए। ऐसे नहीं कि आपको अंदर घुस के बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना है, लेकिन आप ग्लांस करते रहिए, उन चीज़ों को थोड़ा पढ़ते रहिए, फाइनेंस की न्यूज़ों को। तो उसमें भी ब्रॉड ब्रॉड चीज़ें कुछ रहेगा तो आपको मदद करेगा। आप स्टिक टू योर बेसिक सोर्सेस, लेकिन ठीक है थोड़ा सा हम लोग ग्लांस करके थोड़ी और चीज़ें भी देखेंगे। बट डोंट पैनिक इन द एग्जाम्स, और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट बड़ा स्मार्टली कीजिए, इट शुड बी हेल्पिंग ऑल द स्टूडेंट। ओके। अंसांकेत, अगर हम जीए वाले पोर्शन की बात करें तो इसका आपके क्या सोर्सेज रहे जीए कवर करने के लिए? जीए के लिए जैसे मैंने तो जैसे एक मतलब एक जो कंपाइलेशन आता है, अड्डा 247 का एक जो कंपाइलेशन आता है, उसी को मैंने हर बार रेफर किया था। वो थोड़ा कम पेजेस भी रहता है, लेकिन इनिशियल अटेम्प्ट्स में मैंने जैसे एडुटैप का मटेरियल भी रेफर किया था, तो मुझे थोड़ा सा वो बल्कि लगा था, बट मुझे लगता है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, मेंस में वो काफ़ी मदद करता है। लेकिन सिर्फ जीए अगर आपको देखना हो तो कोई भी एक इंस्टीट्यूट का आप कंपाइलेशन आप रेफर कर सकते हैं। ओके। सांकेत, एक और चीज आपने अभी थोड़ी देर पहले की प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में बात, जी जी क्योंकि बिल्कुल। 2024 का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, काफी मतलब अनएक्सपेक्टेड था। तो जी प्रेजेंस ऑफ माइंड, अब वहां पे भी काफी बच्चे मात खा जाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं
कि यार ये जी पेपर जी। कुछ और ही है, मैंने इतनी प्रिपरेशन की थी उससे कुछ नहीं आया है। तो वहां पे खुद को कैसे कामली मतलब कामली कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, प्लस कैसे ये देखें कि ये पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मुझे किस तरीके से टैकल करना है। प्लस जो आप टाइम मैनेजमेंट की बात कुछ टाइम पहले कर रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट, हम्म, क्योंकि हमारे पास 8 सब्जेक्ट हैं, टाइम 2 घंटे का बिल्कुल। ही है, तो कैसे हम्म। टाइम मैनेज करना है, प्लस पेपर को कैसे एनालाइज करें कि किस लाइन पे पेपर आया है, इजी आया है, मॉडरेट आया है, बहुत डिफिकल्ट आया है, और उस अकॉर्डिंगली खुद को कैसे प्रिपेयर करें और कैसे उस पेपर को अटेम्प्ट करें। मैम ये डिफिकल्टी वाले एस्पेक्ट को डील करने के लिए बड़ा अच्छा थंब रूल है कि अगर आपने जो हर बच्चा करता है कि ये चीज़ें पढ़नी है, ये सोर्सेस करना है, टीचर या फिर जो भी आपके मेंटर हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो कह रहा है, वो सारे मतलब बेसिक चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं और मैंने अच्छे से टेस्ट भी दिए हैं, 10-10 टेस्ट दिए हैं मैंने, फुल लेंथ टेस्ट भी दिए हैं। ये सब मैंने होमवर्क कर लिया, इतना काम कर लिया, इसके बावजूद भी एग्जाम मुझे डिफरेंट अपीयर कर रहा है, देन दैट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेटर दैट डिफरेंट पेपर आया है एंड इट विल पुट एवरी अदर स्टूडेंट इनटू ट्रबल आल्सो, इट इज जस्ट नॉट मी। क्योंकि मैंने इतना सारा जो बेसिक होमवर्क सारे चेक बॉक्सेस मैंने टिक कर रखे हैं, फिर भी अगर ऐसा आ रहा है तो उस समय पे आपको बड़ा स्टेबल होना है कि ठीक है फिर तो ये नया चीज़ है, और आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन एक्यूरेसी एंड नॉट ऑन अटेम्प्टिंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज देन आई विल बी इनवाइटिंग नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, बेसिक टिक बॉक्सेस हैं, अगर फिर भी पेपर नया लग रहा है तो सबके लिए इक्वली मुश्किल है। और मैम टाइम मैनेजमेंट के लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा प्रैक्टिस से ही आता है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से फुल लेंथ टेस्ट दिया हुआ है, आपको पता है कि बस ये चीज़ें, जैसे अगर क्वांट में खोल रहा हूँ तो मुझे पता है कहाँ पे क्वेश्चन में जाना है, इन्हीं क्वेश्चंस को टच करना है, फिर आगे से मुझे नेक्स्ट में स्किप करना है। ऐसे नहीं कि मैं क्वेश्चन खोल के देख रहा हूँ, हर क्वेश्चन ही देख रहा हूँ, तो मतलब यू आर नॉट अ वेरी वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट। हम्म। आपको पता होना चाहिए मेरे जो कहाँ गन शॉट्स लेने हैं, वहाँ पे मुझे जाना है। और इवन विथ डीएम एंड ये भी आपको मतलब ऐसा नहीं कि हर ही क्वेश्चन को सही करना है, आपको पता होना चाहिए लास्ट ईयर का कट ऑफ ये है और मतलब 4-5 रहता है, तो सेफली अगर मैं 8-9 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन मतलब इतना भी कर रहा हूँ, डीएम में तो खैर 10 ही क्वेश्चन होते हैं, बट कंप्यूटर में जैसे अगर 8-9 क्वेश्चन भी मैं क्लियरली सही कर पा रहा हूँ, तो देन मुझे उस सेक्शन को छोड़ के आगे जा सकता हूँ, भले ये टाइम रहेगा तो आई कम बैक, बट कोई नीड नहीं है अननेसेसरली कि हर क्वेश्चन मुझे सही करना है। तो उतना भी आप करेंगे, इतना क्लैरिटी आपके पास है और मॉक में आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, देन आई थिंक इट शुड बी इजी टू मैनेज दिस टाइम। ओके सांकेत, ये तो रही फेज 1 की बात। और फेज 1 में क्या होता है कि सिर्फ आपको एक कट ऑफ क्लियर करनी होती है, क्लियरिंग इन नेचर होता है। अब जो जी मोस्ट क्रूशियल पार्ट है वो फेज 2 है, क्योंकि वो ही आपका डिसाइड करेगा अल्टीमेटली सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपको जी। स्कोर भी करना है। तो अब जब हम्म, हम फेज 2 पे आते हैं, तो फेज 2 में सबसे बड़ा जो चैलेंज बच्चों का है वो है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। अब वो चाहे जी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हो या ईएसआई एआरडी डिस्क्रिप्टिव हो। तो जी। आप 3 बार इंटरव्यू में रह चुके हो, तो मतलब आपका मेंस पार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉलिड रहा है। तो जी मैम। आपको आपने क्या चीजें करी थी लाइक अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए? सबसे पहले इंग्लिश में बात करते हैं, तो इंग्लिश के जी मैम। ऐसे राइटिंग के लिए आपने कैसे प्रैक्टिस किया? मैम इंग्लिश के ऐसे राइटिंग के लिए जैसे मैंने 3 इंटरव्यू कहा, बट स्टिल इन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव माई मार्क्स वर नॉट दैट हाई, मतलब मैंने देखा है कि एवरी स्टूडेंट्स वुड नॉर्मली स्कोर अराउंड 60, 60, 61, 62, बट मेरे लिए ऐसा था कि मैं 58, 55 ऐसे भी मैंने स्कोर किया है। तो मुझे लगता है कि उस एस्पेक्ट में मैंने इस बार थोड़ा सा काम किया था। मुझे लगता है मैम रादर देन फोकसिंग मच ऑन कंटेंट, यहाँ पे चूंकि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का अलग से पेपर है और कंटेंट के लिए हमारे पास अलग ही पेपर है कि वहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए हम आपको टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नाम भी इंग्लिश है, तो यहाँ पे आपकी आर्टिकुलेशन और आपकी कॉम्प्रिहेंशन, आप जिस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, किस कॉम्पैक्ट और सक्सिंक्ट वे में आप उसको पुट आउट कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हर छोटी चीज़ पे भी आपको कोई कॉमा की मिस्टेक, ग्रामर की मिस्टेक, या फिर कौन सी सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट में कोई आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन स्टिकिंग टू वर्ड लिमिट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे। वर्ड लिमिट पे आप स्टिक कीजिए, उसको क्रॉस मत कीजिए, जैसे प्रेसी राइटिंग भी है, तो वहाँ पे तो वर्ड लिमिट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैम मुझे लगता है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज इस्तेमाल ना करके, फ्लावरी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करके, मुझे तो यहाँ पे क्लियरली बोलने का मन करे, जैसे हिंदू पेपर अगर आप पढ़ेंगी तो वहाँ पे एडिटोरियल में जिस तरह से लिखा होता है, दिस इज नॉट व्हाट द एग्जाम रिक्वायर्स हियर, वहाँ पे दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, यू डोंट हैव टू रेप्लिकेट दैट रिटन थिंग हियर। अगर आप वैसे करते हो तो आई थिंक दिस एग्जाम विल एटलीस्ट नॉट स्टैंड यू इन अ गुड स्टेट। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखिए, एग्जाम को जो रिक्वायरमेंट है वो लिखिए, थोड़ा सा फैक्ट्स और डाटा जो इंक्लूड करना है वो लिखिए, स्ट्रक्चर्ड रखिए, पैराग्राफ सारे अपने स्ट्रक्चर्ड बनाइए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को अच्छे से रखिए, और ट्राई टू क्लोजली स्टिक टू द कंटेंट जो पूछा गया है एग्जाम का, ये कीजिए। और अपना जो भी अपना मिनिमल ग्रामर और ग्रामरली वगैरह सॉफ्टवेयर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए वहाँ पे, मिनिमल एरर्स रखने की कोशिश कीजिए, आई थिंक दिस शुड बी गुड टू गो।
ओके, तो ये रही इंग्लिश की बात। अब आते हैं ईएसआई और एआरडी डिस्क्रिप्टिव पे। जी मैम। एआरडी में हम देखते हैं मोस्टली स्टैटिक बेस ही क्वेश्चन रहते हैं, प्योरली स्टैटिक बेस्ड रहते हैं, और ईएसआई में मिक्स रह सकते हैं, स्टैटिक रह सकते हैं, कभी कभी डायरेक्ट स्कीम भी पूछ ली जाती है। तो एआरडी के लिए सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि लाइक आपने एआरडी के लिए कुछ फॉर्डर मटेरियल तैयार किया था या फिर आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी? मैम एआरडी के लिए चूंकि सिलेबस में बड़ा क्लियरली स्पेल आउट किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, एटलीस्ट जो ब्रॉड थीम्स है वहाँ पे, एटलीस्ट वहाँ पे आप जो थोड़े बहुत फॉर्डर मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कुछ तो मटेरियल होना चाहिए, एटलीस्ट 1 पेज 2 पेज 3 पेज मटेरियल हो, तो आपके लिए काफ़ी काम आएगा जब यू वांट टू राइट द आंसर्स इंस्टेंटेनियसली वहाँ पे। मैम इसके अलावा मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम सिमुलेशन के साथ, और कभी कभी आपको लगता है कि आपको आता सब है पर आपका थोड़ा टाइपिंग स्पीड कम हो सकता है, या फिर आपका मतलब, क्योंकि अगर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया हो तो उस समय पे आपको पॉइंट्स याद ना आए, ऐसा हो सकता है। ये एक एस्पेक्ट है। उसके अलावा मुझे लगता है मैम एआरडी आंसर्स में आपको बड़ा क्लियर पता होना चाहिए कि आंसर का फॉर्मेट कैसे होगा। मेरा इंट्रोडक्शन होगा, मेरा बॉडी होगा, मेरा कंक्लूजन होगा, उसमें जो भी सब पार्ट्स एग्जाम में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के, उस सब पार्ट्स को मैं क्लियरली एड्रेस करूंगा। और उसमें भी मुझे पॉइंट्स अगर जो लिखने हैं, या फिर उसमें मुझे कोई एग्जाम्पल्स अगर मुझे याद आ रहे हैं तो उन एग्जाम्पल्स को नोट करके आप पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मुझे लगता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विथ टाइम सिमुलेशन, और थोड़ा सा अगर आप कंटेंट पे काम कर रहे हो, तो बोथ दिस थिंग्स अगर हैंड इन हैंड आप लेके जा रहे हो तो यू विल स्टैंड इन अ गुड पोजीशन। तो अगर मैं फेज 1 में अपने कंसेप्ट क्लियर रखती हूँ एआरडी के, और थोड़ा सा जी फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर कर लेती हूँ, तो उससे, और विद प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स जी प्रैक्टिस लगती जी है, जी तो विद जी प्रैक्टिस तो एआरडी का मेरा डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इजीली हो जाएगा। जी ओके, मैम। सो विद दैट कमिंग टू ईएसआई पार्ट। अब ईएसआई में कभी कभी स्कीम भी पूछ ली जाती है, तो सबसे पहले मैं ये हम्म। जानना चाहूंगी कि आपने इस चीज को कैसे केटर किया कि लाइक अगर कोई स्कीम आ गई तो मैं उसको कैसे लिखने वाला हूँ, क्योंकि हम जनरली क्या पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री पढ़ते हैं, लॉन्चिंग ईयर पढ़ते हैं, की जी जी पॉइंट्स पढ़ लिए है ना। तो अब उस हम्म। स्कीम को डिटेल में लिखना है, तो इसके लिए आपने कुछ अलग से प्रिपरेशन की या स्कीम को वैसे रिवाइज किया, या किस तरीके से आपने इसको केटर किया? मैम मुझे लगता है क्योंकि स्कीम्स पहले भी एक आध बार पूछी गई हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के पहले तो आपका माइंड अलर्ट हो जाना चाहिए कि स्कीम्स इस बार भी पूछ सकते हैं, एंड आई विल हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर राइटिंग मे बी 400 आंसर और 600 आंसर इवन ऑन अ स्कीम। तो उसमें आपको मतलब मैम कुछ कुछ चीज़ें ब्रॉड पॉइंटर्स होने चाहिए कि व्हाट इज द एम ऑफ द स्कीम, व्हाट इज द बैकग्राउंड जहाँ से ये स्कीम बन रहा है। अगर 600 आंसर के लिए पूछा गया तो वही बैकग्राउंड को मैं थोड़ा स्ट्रेच भी करूंगा कि नहीं ये बैकग्राउंड था, ऐसा था, उसके बाद फिर ये स्कीम आई है। वरना तो फिर हम उसका थोड़ा कर्टेल करेंगे, उसको हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, जैसे एम है, बैकग्राउंड है, स्कीम की मतलब आप करंट कौन सी इसमें फीचर्स हैं, नए कौन से नंबर्स आए हैं, और कुछ कुछ ऐसे आप टारगेट, हाँ टारगेट टारगेट, बेनिफिशियरी, ये टारगेट सब चीज। बेनिफिशियरी, ये सारी चीज़ें आप खुद से अगर आप देखेंगे तो इन ब्रॉड हेडर्स पे आप आंसर्स लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, कुछ लेक्यूना है स्कीम में तो उनको भी हम्म। पॉजिटिव पॉजिटिव तरह से कैसे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं ताकि मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, तो वो चीज़ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द आंसर यू शुड हैव 3 पॉइंटर्स पे मैं लिखूंगा, तो ये आप हैंडल कर सकते हैं मैम इस तरह और एनीवे आप स्कीम पढ़ते ही हो ऑब्जेक्टिव के लिए, से। राइट? जी आप मैम। स्कीम में काफी फोकस रहता है क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी का एग्जामिनेशन पैटर्न ही ऐसा है। तो हाँ, जी आपके पास अगर थोड़ा बहुत ब्रॉड आइडिया है चीजों का, तो यू कैन राइट अ डिसेंट आंसर ऑन स्कीम क्वेश्चन। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन लाइक स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन, और अगर कोई करंट से रिलेटेड, करंट और स्टैटिक का अमेलगमेशन हो देखा जाता है काफी सारे क्वेश्चंस में, तो लाइक फैक्ट्स को कैसे रिटेन करना है? लाइक अगर कोई क्वेश्चन आ गया फॉर से डेमोग्राफिक डिविडेंड में या फिर इन्फ्लेशन में, इन फॉर से, तो आपने क्या डेटा पॉइंट्स बनाए थे पहले से, फॉर्डर मटेरियल बनाया था ईएसआई के लिए भी? मैम मुझे लगता है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, तो जब आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो या फिर जब पीआईबी पढ़ रहे हो, तो आपका आंख और आपका माइंड ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को फिल्टर आउट करेगा कि नहीं यार ये नंबर इंपॉर्टेंट है। जैसे इस बार मेंस में शायद रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट का भी क्वेश्चन पूछा था जो कि 2 मार्क्स के लिए था। हम्म। तो मतलब यूजुअली दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो कि हमें मतलब सबको लगता है कि सबको पता ही होना चाहिए, लेकिन उसमें में भी जब ऑप्शन बड़े क्लोज होते हैं तो इंसान सोचने लगता है कि 5 है कि 5.25 है। तो मुझे लगता है कि 2 मार्क के लिए भी था, तो कुछ कुछ ऐसे ब्रॉड नंबर जो हैं जैसे रेपो रेट हो गया, ऐसी नंबर्स हो गए, या फिर इन्फ्लेशन है जैसे आपने कहा, इन नंबर्स का तो हमें थोड़ा सा हैंग होना चाहिए, हमें थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। और चूंकि इन्फ्लेशन सिलेबस में अपने आप में भी एक टॉपिक उन लोगों ने मेंशन कर रखा है, तो इन्फ्लेशन में जब आप आंसर राइटिंग के लिए स्टैटिक चीज़ भी उसको खोल रहे हो तो आपको ये बेसिक करंट अफेयर्स भी पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सिलेबस में भी जो ब्रॉड चीज़ें हैं उनमें भी आप करंट अफेयर्स पे आप मोटी मोटी चीज़ों पे नज़र बनाए रखोगे तो यू विल बी स्टैंडिंग इन अ गुड पोजीशन टू हैंडल दी सिचुएशन। तो मोस्टली जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है, कि वो ऐसा नहीं कि वो एक सेपरेट प्रिपरेशन नहीं है, नहीं रादर बिल्कुल वो आपकी बिल्कुल करंट, स्टैटिक, बिल्कुल। प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी जो एक्यूरेसी या फिर मैं बोलूंगी प्रैक्टिस है, जी उस पे मैम। डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा आंसर आप लिख पा रहे हो।
बिल्कुल मैम, वो कोई सेपरेट साइलो तो नहीं है, और हम्म। उसमें यही सारी चीजें काम आएंगी, बस है कि आपको उस वहां पे उसको स्ट्रक्चर में डालना है और उस आंसर क्वेश्चन के नीड को आपको एड्रेस करना है बस। ओके, ठीक है साकेत, वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू रिगार्डिंग मॉक टेस्ट। लाइक जी। डिस्क्रिप्टिव के लिए मॉक टेस्ट देना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको एक इवैल्यूएशन मिलता है, फीडबैक मिलता है। तो आपने कैसे मॉक टेस्ट दिए थे, या फिर आपने कैसे इवैल्यूएट किया अपने आंसर्स को? मैम जैसे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए कि मैंने तो बहुत दो तीन जगह पे प्लेटफॉर्म पे किया था, मैंने एडू टैब के भी आंसर्स लिखे थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी डिटेल सजेशंस मुझे मिले थे कि आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में ये इंप्रूव करना चाहिए, इन इन चीज़ों पे काम कर सकते हो। तो वो है, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किसी ना किसी के सजेशंस लो, इवन इफ नॉट फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म, आप किसी अच्छे मेंटर या किसी फ्रेंड को भी सजेशन दिखाओ जो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो उसको भी पता चलेगा, क्योंकि इनपुट्स लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें लगता है कि यार हम सही ही लिख रहे हैं, हमारा आंसर सही है, तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा इनपुट लेना ज़रूरी है। और जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि इनपुट्स पे फिर नोट डाउन करके लगातार काम करना, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन यू विल कीप कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग ऑन दैट। तो ये भी एक पार्ट है, और मुझे लगता है कि टाइम सिमुलेशन में प्रैक्टिस करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें हैं। ओके, संकेत, अब ना काफी बच्चे, जैसे एआई आ गया, तो क्या आपने भी एआई को अपनी प्रिपरेशन में इंटीग्रेट किया? किसी तरीके से एआई ने आपकी हेल्प करी, या आपने कुछ यूज किया एआई का? यस मैम, मुझे लगता है क्योंकि सब लोग एआई आजकल इतना यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यू विल हैव टू यूज़ दैट, बिकॉज मुझे लगता है फिर वो कंपटीटिव एज आप लूज आउट कर जाएंगे। जैसे इवन अगर मान लीजिए कोई पीआईबी का बड़ा आर्टिकल है, यू कैन पेस्ट इट टू सम जेमिनाई और चैट जीपीटी एंड आस्क इट टू फ्रेम एमसीक्यूज आउट ऑफ दैट, तो आपको बड़ा पिन पॉइंटेडली वो करेगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ और भी उसको देके आप ये कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन द सेम लाइंस आई वांट यू टू प्रिपेयर सम एमसीक्यूज, तो वो भी वो कर देगा। और मुझे स्पेशली याद है कि इंटरव्यू के दौरान भी मैंने काफ़ी एआई का मदद लिया था कि कुछ क्वेश्चन नया सिमुलेट करना है कि कैसे है, उसको क्रिस्प आंसर बनाना है, 20 सेकेंड आंसर बनाना है। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे आप एआई का बड़ा इनोवेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं रेगुलरली, तो आप खुद ही शार्पन होते जाएंगे कि कैसे मैं बेटर यूज़ कर सकता हूँ। ट्रू ट्रू। अब प्रिपरेशन जर्नी में एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, क्योंकि जैसे कि हम डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएशन की बात करते हो, तो आप एआई से इवैल्यूएट जी करवा जी, सकते हो, evaluate आप कर क्वेश्चन पाते फ्रेमिंग करवा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आपको किसी प्लेटफॉर्म की या किसी सोर्सेज की जरूरत है, इन द सेंस की, लाइक क्वेश्चंस बनाने के लिए, इवैल्यूएशन के लिए काफी सारी चीजें वहां से भी वर्कआउट हो जाती है ना। हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल जितने भी सेल्फ स्टडी बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा सोर्स हो सकता है। ओके, बिल्कुल मैम। तो कमिंग टू नाउ इंटरव्यू। ठीक है, तो ये जी आपका मैम। तीसरा इंटरव्यू था, तो क्या जी मैम। मतलब इस बार क्या अलग रहा? क्या आप पुरानी लर्निंग्स ली, और किस तरीके से अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर किया? मैम मुझे लगता है कि एक दो चीज़ें हैं पुरानी लर्निंग्स पे अगर मैं बात करूँ, तो एक तो जब हम मेंस और प्रीलिम्स वाले स्टेज में होते हैं, तो हमारा माइंड होता है कि ये सोर्स कवर कर लूँ, ये स्क्रीन कवर कर लूँ, थोड़ा सा हम याद करने वाले मोड में होते हैं। पर इंटरव्यू में जब हम आते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को रुक के देखना है कि एनालाइज करना है, थोड़ा ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा हमें खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग कर करके सोचना पड़ सकता है, क्योंकि पैनल वैसे ही सोचेगा और वो चाहते हैं कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सोचें, एक लेवल डीपर जाके चीज़ों को सोचें। तो वो यूजुअली कभी कभी हम लोग मिस आउट करते हैं प्रीलिम्स और मेन स्टेज में, तो अगर वही माइंडसेट हम कैरी करेंगे इंटरव्यू में भी, तो थोड़ा सा हमें वो हिट कर सकता है। तो मुझे लगता है इंटरव्यू में थोड़ा सा पॉज लेना, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा डिस्कशन करना। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद है मैम कि मतलब मुझसे नहीं पूछा गया था, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो मेरे फ्रेंड से पूछा गया था कि जैसे पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज इंडिया में काफ़ी कम है, तो वो हम्म। पूछा गया कि क्यों कम है। तो हम लोग यूजुअली कभी कभी जो आंसर बोलते हैं कि ये कम है, अगर हम कम कम इन्वेस्ट करते हैं, नहीं है फार्मर्स के पास वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे पैनल ने पूछा कि आप मुझे पिन पॉइंट करके बताइए कि एक कोई चीज़ अगर आपको बतानी है क्यों कम है, तो फिर बाद में उसने सोच के आंसर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम जो है मेन प्रॉब्लम है, कि उस वजह से ही हम लोग ये बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ही वहाँ पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे पैनल आपको चाह रहा है कि आप अच्छे से उसमें सोचिए, आप डीपली थोड़ा सोच के आप अच्छे से पिन पॉइंट करके आंसर बताइए। इसके लिए आप थोड़ा डाइवर्सिफाइड एक्सपर्ट ओपिनियन वाले थोड़े मतलब कहीं पे अगर पेपर वगैरह भी है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, तो आपका थोड़ा थिंकिंग भी अच्छे से बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि जितना आपने, जैसे जैसे मैम इस बार मैं वर्किंग एस्पिरेंट था, तो मेरे वर्क रिलेटेड से उन्होंने कुछ पूछा कि आप जो कि बैंक में काम कर रहे हैं, तो आपने कौन कौन से चैलेंजेस ऑन ग्राउंड फेस किए हैं, कुछ कुछ स्कीम्स वगैरह भी आप इम्प्लीमेंट करते, तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी। तो आप जो कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड छोड़ के आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आपके बैकग्राउंड से वो लोग आपसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि आपके डैफ में आपने क्या लिखा है, तो वो आपको मदद करेगा।
ट्रू। तो फेज 1 फेज 2 अलग होता है और इंटरव्यू ऑल टुगेदर बहुत ही अलग एक्सपीरियंस डिफरेंट है बहुत ना? ज्यादा। तो क्योंकि इंटरव्यू में आपको सिर्फ सोर्सेज कवर नहीं करने हैं, आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना होता है, आपको अपने डैफ पे काम करना होता है, आपको एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट है तो आपको वर्क रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। और कभी जी कभी जैसे आपने बताया कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या किसी और बैकग्राउंड से, तो आप नबार्ड में क्यों आना चाहते हैं? तो बिल्कुल हर बिल्कुल। एस्पेक्ट में बेसिकली आपको काम करना चाहिए अच्छा अपने अच्छा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन से रिलेटेड। और मैम ये काफी मेक और ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप हम्म। सबसे अच्छी कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेंस में सबसे ज्यादा स्कोर किया है, और मैंने जस्ट सिर्फ आई हैव जस्ट क्लियर्ड इट ऑन द बॉर्डर, आई हैव जस्ट स्कोर्ड द क्लियरिंग मार्क्स, बट स्टिल जो गैप इंटरव्यू में बन सकता है, अगर आपको 25 आ रहा है, मुझे 45 आ रहा है, तो देन डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट कैंडिडेट इन मेंस यू कैन गो आउट। सो इंटरव्यू को बिल्कुल भी, इंटरव्यू स्टेज को लाइटली नहीं लेना है। यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंस होने का चांस है, मेंस में प्रीलिम्स में शायद उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट इंटरव्यू इज वेरी मेक और ब्रेक, तो आपको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए इस चीज को। ट्रू ट्रू। और जब ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात होती है जहाँ पे बहुत ही ऑलरेडी कम सीट्स हैं, तो एक एक हम्म, नंबर भी बहुत ज्यादा काउंट बिल्कुल करता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कम करता है। तो वही है कि एस्पिरेंट्स को मेक श्योर करना चाहिए कि कोई भी स्टेज है उसको सीरियसली प्रिपेयर करें और जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करें। राइट। बिल्कुल। Okay. So Sanket, with this, you have shared a lot of information, and I feel this will be very helpful session for the aspiring candidates with regards to strategy. I would say बहुत अच्छे से आपने बहुत डिटेल में सारी चीजें शेयर की हैं. Now, जी with that, just a question from EduTap to you कि like how we have been part of your journey और कैसे EduTap ने आपकी हेल्प करी इस प्रिपरेशन में? मैम, एक चीज तो मुझे बड़ा स्टैंड आउट कर रहा था, क्योंकि मैंने 3 इंटरव्यू दिया है, तो हर बार मैंने मेडिटेप का मॉक इंटरव्यू भी लिया था, बट मॉक में भी जो क्वालिटी जो होता है, और जो पैनलिस्ट के भी जो क्वालिटी होते हैं, जब मैं बाकी चीज़ों से देखता हूँ, अभी तो खैर सब लोग भी थोड़ा दे आर पिकिंग इट अप, बट डे वन से भी जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, एडुटैप का जो इंटरव्यू का क्वालिटी है, और जो पैनलिस्ट का मेंबर्स है, और जो कंडक्ट करने का तरीका भी है, दैट हैज़ बीन लाइक रियली प्रोफेशनल एंड वेरी गुड। पैनलिस्ट मेंबर्स भी वहाँ पे अच्छे लोग होते हैं। तो दिस इज़ वन स्टैंड आउट फीचर मैम, जो मुझे लगता है, और उसने मदद भी की है मुझे। और सेकेंडली मैम, एडुटैप का जैसे टेस्ट वगैरह भी मैंने हर बार दिया ही है, तो टेस्ट वगैरह भी है। और जैसे एआरडी का तो मैंने आपको बताया ही, तो कभी मटेरियल वगैरह जो मैंने रेफर किया था, वो चीज़ तो रही है। तो ऑलमोस्ट ऑल स्टेजेस में कहीं ना कहीं एडुटैप का रोल रहा है, स्पेशली जो मैराथन सेशंस लास्ट में होते हैं, जहाँ पे आप भी पढ़ाती हैं और सब लोगों ने काफ़ी लाइक जल्दी वो कवर करने में होता है, तो वो भी मुझे लगता है काफ़ी सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को ज़रूर मदद करेगा वो। ओके, थैंक यू सो मच संकेत। एंड नाउ माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि आपका क्या मैसेज है ऑल टू, मतलब ऑल दो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जो अभी आपको देख रहे हैं कि लाइक हमें भी आपके जैसे नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बनना है एक दिन। तो आपका क्या सजेशन है? क्या आपको लगता है कि बच्चों को ध्यान रखना चाहिए थ्रू आउट देयर जर्नी? और वो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बच्चों को मिस आउट नहीं करनी है बिल्कुल भी, और जितने भी चाहे वर्किंग एस्पिरेंट हो या कोई भी एस्पिरेंट हो, किस तरीके से वो अपनी जर्नी को बेटर बना सकते हो? लाइक आप कुछ शेयर करना चाहोगे अपनी जर्नी से? जी जी मैम। मैम, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन एग्जाम, दे शुड नॉट मेक इट टू बिग अ थिंग। ठीक है, वी ऑल एस्पायर, एंड जब हम लोग उस स्टेज में होते हैं, वो हमें काफी काफी बड़ा ही लगता है कि नहीं यार, ये हो जाना चाहिए। दैट इज देयर, बट स्टिल आई थिंक इसको हम लोग को बहुत ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, हम कर रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं, दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज वन थिंग। मैम, सेकेंडली, आपको ये बड़ा आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर ये इस एग्जाम साइकिल्स में मैं जा रहा हूँ, तो मुझे 6 घंटे 8 घंटे या फिर जितना भी आपका जो भी वर्क के रिलेटेड भी है, तो अगर आपके पास कम समय है, तो बाकी बचा हुआ समय मैं बड़ा शिद्दत से इस एग्जाम को दूंगा, और जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैं करूंगा। इतना क्लियर होना चाहिए आपके पास। अगर आप इतना कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप इतना जरूर देखेंगे, आप कुछ स्टेजेस जरूर क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इफ यू आर सिंसियरली पुटिंग इन एफर्ट्स और सही डायरेक्शन में आप डाल रहे हैं, जैसे आपके वो हैं, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छे स्टेट में ही आपको रखेगा। एंड यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ, यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ मोर, यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन एज ए ह्यूमन बींग ऑल्सो। यू शुड वैल्यू योर सेल्फ, कि ऐसे नहीं कि यार बाकी लोग ही अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए। हाँ, और इसके अलावा मुझे लगता है मेंटर्स का, पेरेंट्स का काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मुझे याद है कि आपसे भी मैंने एक दो बारी फ़ोन कॉल पे भी बात किया था, और मेरे केस में मैम मेरे पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। जैसे जितना मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप मेरे पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो भी आपको इतनी ही डिटेल में बताएंगे कि इतना ही करना चाहिए, कि दे हैव ऑल्सो बीन वेरी क्लोजली इन्वॉल्व। मेरे केस में इवन माई सिस्टर ऑल्सो मैम, शी हैज़ बीन वेरी लाइक, इवन हर फॉर्म उसी ने भरा है। लाइक पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, सिस्टर का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। तो कोई भी आपके मेंटर हो घर में भी है, तो उनसे आपका पॉजिटिव रिश्ता रखिए। ऐसे नहीं कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कट ऑफ हो जा रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपको एनर्जी देगा। तो मुझे लगता है कि मैम, अगर ये सारी चीज़ें हों, थोड़ा सा भगवान का ग्रेस हो, आई थिंक डेफिनेटली एवरीबॉडी विल डू वेल। बहुत ही अच्छी बातें आपने सांकेत कही है। और ये जी तो सही फैक्ट है कि लाइक आपके पास एक मेंटोर होने चाहिए या आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली होनी चाहिए टू सपोर्ट यू।
क्योंकि ये प्रिपरेशन डेफिनेटली जर्नी बिल्कुल इजी तो नहीं है। आज हम आपको इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि अब आप वहां पे हो, बट वो जो जी प्रिपरेशन जर्नी आपने, वो आपकी अकेले की थी, राइट? तो ऐसे ही सारे बिल्कुल एस्पिरेंट्स हैं जिनको भी लगता है कि नहीं हो पा रहा है या बहुत कम से रह जा रहा है। आई वुड से कि प्लीज सी सच एग्जाम्पल एंड गेट इंस्पायर्ड बाय सच एग्जाम्पल, और अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर आप फोकस रखें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन करें। सो जी मैम। that's all for this particular session. Thank you so much, Sanket, for joining us, and thank you so much for sharing your story. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो एंड द एंटायर एडुटैप टीम, ये मौका देने के लिए भी, एंड ऑल्सो थ्रू आउट द जर्नी इट हैज़ बीन वेरी, इट हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन माई दिस थिंग, सो आई एम वेरी थैंकफुल। Okay. Thank you so much, Sanket. So I'll now end the session. थैंक यू थैंक यू।